हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा आता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। आप ये समझ जाएं कि हाँ महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। तो मेरी सिर्फ दो बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई की सताई अवाम के लिए गुज़श्ता रोज एक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इस पैकेज के साथ उन्होंने अवाम को यह भी बताया कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, तेल मजीद महंगा होगा, गैस का बुरान अभी आने वाला है सर्दियों में, आटा महंगा होगा। लेकिन यह नहीं बताया कि महंगाई के इस तूफान से अवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास क्या कोई कोई प्लान मनसूबा बंदी भी है। साथ ही 2 करोड़ खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के जिस पैकेज का ऐलान किया गया, अभी देखना यह होगा कि इस पैकेज से अवाम को कितना और कब तक रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा यही है कि ना रिलीफ अवाम के कुछ काम आ रहा है और हुकूमती नोटिस के बाद तो सूरत हाल और परेशान कुन हो जाती है। साथ ही माशी मैदान की अगर बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान के दौरे और वहां से मिलने वाली माली सपोर्ट के बाद रुपए की गिरती हुई कदर अब हमें थोड़ा सा उसमें बेहतरी संभलती हुई नजर आ रही है। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान ने सऊदी अरब का जो 3 रोजा दौरा किया, इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सऊदी अरब पर जो है मालियाती ताउन दोबारा शुरू करने पर सऊदी अरब ने रजामंदी जाहिर की और जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के उनमें $3 अरब और डिफर्ड पेमेंट्स या मौखर अदायगियों पर 1 अरब 20 करोड़ और 1 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत की तेल की फराहमी जारी कर दी थी। इस पेशरफ के साथ ही गुज़श्ता दिनों मुशीर खजाना शौकत तरीन ने यह बताया कि पाकिस्तान के IMF के मामला के साथ जो मामलात हैं वो भी तय पा चुके। शौकत तरीन साहब ने खबर ये सुना दी थी कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, जब उन्होंने ये कहा कि महंगाई एक आलमी मसला है और आलमी कीमतें उनके कंट्रोल में नहीं है। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने भी यही बात दोहराई और यहां ये बात याद रखना जरूरी है कि IMF ने पाकिस्तान के सामने सख्त शराइत रखी थी, जिनमें सेल्स टैक्स के अलावा शरह सूद बढ़ाने और बिजली की कीमतों में इजाफा शामिल था। और गुज़श्ता रोज ही खबर आई कि बिजली पर सब्सिडी अब खत्म की जा रही है, जिससे बिजली सार्फिन पर 1355 मिलियन रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। साथ ही हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मुल्क में गैस का बुरान फिर से सर उठा रहा है, क्योंकि नवंबर के महीने में LNG के 2 कार्गो और कम हो गए, जिसके बाद 19 नवंबर के बाद गैस का बड़ा बुरान यकीनी हो गया। और 2 रोज पहले इमरान खान ने भी कौम को इस बुरान से तैयार रहने का कह दिया था। इस तमाम सूरत हाल में यहाँ सवाल जो है वो सऊदी पैकेज पर भी खड़ा है, क्योंकि माजी करीब में भी ऐसा ही पैकेज सऊदी अरब ने दिया था, लेकिन फिर कुछ दो तरफा नाराजगी के बाद सऊदी अरब ने वो पैसे वापस निकाल लिए थे जो चीन से लेकर पूरे करने पड़े थे। इस सूरत हाल को देखते हुए मौजूदा पैकेज कितना देर पा होगा, सपोर्टिंग साबित हो सकता है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक वजीर खजाना और माहिर माशी उमूर डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि सऊदी अरब से जो हमें पैसे मिले उसके बाद से ये देखा गया कि डॉलर रुपए के मुकाबले में, मतलब रुपए थोड़ा बहुत हम स्ट्रेंथन होता देख रहे हैं, तो क्या अभी ये कहना कि रुपए मुस्तहकम हो गया है ये कब अज वक्त होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का फजल है कि रुपए की कदर में तकरीबन 3% से कुछ ज्यादा इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो साथ हमें सऊदी अरेबिया ने फिर से दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये सऊदी अरेबिया ने मुसलसल पाकिस्तान का साथ दिया मुश्किल वक्तों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो वजह है रुपए के गिरने की, उसमें क्या बेहतरी आई है? उसके बारे में मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी जो अक्टूबर के जो आदाद शुमार आए हैं तिजारत के जी, उससे ये लग रहा है कि आपका खसारा 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है पहले 4 महीने में, तिजारत का खसारा।
तो यानी कि जो वजह है रुपए की कदर की कमी की, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। लिहाजा हमें यह देखना है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में क्या तिजारती खसारा कम होता है, और अगर कम होता है तो फिर यकीनन कुछ मुस्तकम हो सकता है रुपया, वरना फिर प्रेशर रहेगा रुपए पर। तो इस वक्त इतना कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा पाशा साहब, जो रुपए को ऑलरेडी पिछले 5-6 महीने में नुकसान पहुंच चुका है, क्या वो दोबारा से, फॉर एग्जांपल जो हम जो इंपोर्ट करते हैं या रुपए के साथ लिंक्ड जो बाकी अशियाए खुर्दनोश हैं डॉलर के साथ, उनमें इजाफा हो चुका है? उनमें तो पाकिस्तान में हमने देखा कि एक चीज एक दफा महंगी हो जाती है तो फिर सस्ती होना जो है वो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स बड़ा मुश्किल होता है। क्या उनमें कोई, मतलब जिस तरह आपने कहा कि 2-3% अब रुपए थोड़ा सा उसकी कदर में पिछले चंद दिनों में इजाफा हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट उन चीजों पर होगा कि जो रुपए की गिरावट की वजह से ऊपर चली गई थी? देखिए, इसमें सबसे अहम यह है कि तेल की कीमतों पे क्या असर पड़ रहा है। हुआ यह है कि आपने देखा कि पहली तारीख को जो अनाउंसमेंट किया था ओगरा ने कि कीमतों में अभी भी रुपए के कदर में इजाफे के बावजूद कीमतों में उन्होंने कहा था कि इजाफे की जरूरत है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि हम अब नहीं बढ़ाएंगे। तो यानी कि रुपए के कदर में इजाफे के बावजूद तेल की कीमतों में इजाफा होता रहा है। इसलिए इस वक्त ये कहना कि नुमाया तौर पर इफरात ज़र की रफ्तार में तब्दीली आएगी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत प्रीमेच्योर है। हमें देखना अगले हफ्तों में क्या होता है। अलबत्ता तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उनके इसके नतीजे में हर चीज की कीमत में इजाफा हो सकता है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने तकरीर में कह दिया है कि पेट्रोलियम की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है। इस हफ्ते तो रोक दिया, मगर आने वाले हफ्तों में अगर जरूरत पड़ी तो रुपए के बढ़ने के बावजूद अगर जरूरत पड़ी तो पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने कहा है कि हम इजाफा कर सकते हैं। ठीक। अच्छा पाशा साहब, जो आईएमएफ के साथ जो जिस तरह के मामलात हुए उसका आप कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ती हैं, अफरात ज़र में मजीद इजाफा होता है इंटरनेशनली, पीछे से आईएमएफ की जो सख्त शराइत हैं वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगी, तो ये हुकूमत के लिए तो बड़ा अगले 2-3 महीने बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। ये उस पर डिपेंड करता है कि शराइत कौन से हैं और किस हद तक माने गए हैं। अभी तक जो कल ही जिक्र किया है हमारे फाइनेंस एडवाइजर साहब ने कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में एग्रीमेंट हो जाएगा और दस्तखत हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप मुनासिब समझें तो हम आपको राय दे सकेंगे कि किस हद तक किस शराइत रखे गए हैं और वो किस हद तक सख्त हैं और उसके नतीजे में हमारे शर-ए-नमू और अफरात ज़र पे क्या असर पड़ सकता है। मैं उस वक्त आपको जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो सस्ते घर फराम करने के लिए, और हर किसी को इस वक्त बैंक से भी कॉलें आ रही हैं कि जी आप कर्जा ले लें, कर्जा ले लें। इस वक्त तो इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन अगर हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ा आईएमएफ की शराइत और उसकी सूरत में, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, तो जो हुकूमत कर्जे लेकर उस पर सब्सिडी दे रही है गरीब आवाम को, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो ये कितना बोझ होगा, कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए ये संभालना, क्योंकि एक सर्टेन हद से इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो हमारे कर्जे बढ़ेंगे, दूसरा ऊपर से ये जो हुकूमत ने लोन वगैरह लेके उस पर सब्सिडी दी है उसको भी तो ज़हन नशीन रखना होगा। जी बिल्कुल, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पहली दफा हमारी एक हुकूमत ने ये कोशिश की है कि मुश्किल हालात में रिलीफ दी जाए, और ये समझता हूं कि बहुत मुनासिब कदम है। और अगर इसके नतीजे में सब्सिडी या दूसरे खर्चों में कुछ इजाफा होता है तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हमारे बजट पे अगर कोई असर पड़ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए इस वक्त जो मुल्क का सबसे अमीर तबका है, जिसको रात हमने टैक्स निजाम में
1300 अरब के दिए हुए हैं वो। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि कंपनियों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया, 80% इजाफा हुआ है। तो जो रिलीफ पैकेज में जो एक्स्ट्रा अगर कोई खर्चा होता भी है, जो मैं समझता हूं उसकी जरूरत है, तो उसको इनकम टैक्स में कुछ इजाफा टेम्पररीली करके एक आप एडहॉक सरचार्ज ले आए, जिसे कहें रिलीफ सरचार्ज, और उससे जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं और जो सबसे अमीर तबका है उनसे से कुछ एडिशनल पैसे इस वक्त ले लें, और उससे बजट का खसारा में इजाफा नहीं होगा। मगर बहुत ही मुनासिब इक़दाम लिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जी, तो पाशा साहब, अगर अफराते ज़र की बात करें तो हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंग्स भी बुलाई और हर अपनी वो स्पीच में और उसमें भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि मुझे एहसास है महंगाई का, लेकिन इसको लिंक किया जा रहा है आलमी मंडी से भी, और फिर अफराते ज़र जो इंटरनेशनली बढ़ा उससे भी लिंक किया जा रहा है। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र को कंट्रोल रखना, मैनेज रखना हुकूमत के बस में है, और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत में कैपेसिटी भी है माशी टीम में उसको कंट्रोल रखने की? देखिए, ये जो बात की जा रही है कि अफराते ज़र की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाहर की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये एक नई चीज है। ये जनवरी के महीने से शुरू हुआ है इस साल के, जब कीमतें कुछ बढ़ना शुरू हुई। बीच में तो कीमतें बहुत गिर गई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि तेल की कीमत $40 फी बैरल पे आ गई थी और अब $86 पे तकरीबन पहुंची हुई है। ये बात समझने वाली है कि जनवरी से पहले 2 साल जो अफराते ज़र की रफ्तार पाकिस्तान में तकरीबन हमारे करीबी मुल्कों से बहुत ज्यादा रही, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह हमारे अंदरूनी फैक्टर्स हैं। ये बात समझना जरूरी है कि 2 साल 18-19 और 19-20 में 10% से ज्यादा इजाफा हुआ कीमतों में। उसमें ज्यादा दखल आपके इंटरनल फैक्टर्स का है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि बेसिक चीजों में आपके जो कब्जा ग्रुप है उन्होंने बड़ा फायदा बनाया है, चीनी में, आटे में, ये इस तरह की चीजें हुई हैं, और गवर्नेंस की उस लिहाज से कुछ फेलियर रही है। इस वक्त पिछले 6-8 महीने कीमतों में इजाफा यकीनन बाहर की कीमतों की वजह से ज्यादा हुआ है। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाशा साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क की मईशत की बात हो रही है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, अगर पिछले 3 साल में जो माशी टीम की कारकर्दगी रही है, 3-4 तो उसमें मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में जो सबसे ज्यादा जिस चीज को ओपोजिशन ने निशाना बनाया वो ये था कि जी आपकी माशी कारकर्दगी, आपकी पॉलिसीज या आपने मिसमैनेज किया, वो दुरुस्त नहीं रही। आप कैसे जज करते हैं इन 3 सालों में इस हुकूमत की कारकर्दगी को, माशी कारकर्दगी को? देखिए, एक बात तो हमें कहना चाहिए, और वो ये है कि कोविड के बाद हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसका जिक्र किया, एनसीओसी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बहुत मुनासिब रहीं। हमने रिलीफ पैकेज भी दिया एहसास प्रोग्राम के तहत, और हमने हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील करके बहुत से फाइनेंसिंग पैकेजेस लाए। पाकिस्तान का पोस्ट कोविड जो रिलीफ और मेहनत की गई कि इकोनॉमी को सस्टेन किया जाए, वो मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्टेप का नतीजा आज हमें देख रहे हैं कि पिछले साल शरह-ए-नमू 4% तक पहुंच गई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अफराते ज़र जो है वो क्यों पिछले 2 साल इतनी ज्यादा रही। उसमें एक वजह यह है कि आपका जो मनी सप्लाई है उसमें 2 साल पहले 19%, उसके बाद में 17% इजाफा हुआ है। ये बहुत ज्यादा इजाफा है। जब बहुत पैसा कम चीजों के पीछे भागता है तो उससे अफराते ज़र होता है। क्यों हुआ इजाफा इतने तेजी से? बजट का खसारा।
बेतहाशा बढ़ गया है। और वो है बेसिक वजह कि 2018-19 और 2019-20 में इतनी ज्यादा अफरात-ए-ज़र क्यों हुई। ये इसमें मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमिक टीम कामयाब नहीं हो पाई। ठीक। अच्छा पाश साहब, एक दूसरा भी एक अहम सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि पिछले 3 सालों में रुपए की जो कदर है वो 40 से 45% तकरीबन हमने देखा कि गिरी। क्या इसको वो कहा तो ये गया कि जी अब स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करेगा ये पूरा सारा, लेकिन क्या ये जो 40 से 45% रुपए की कदर गिरी, ये कम गिरना चाहिए था, रुपए गिरना ही नहीं चाहिए था, मुस्तहकम रखा जा सकता था? इसका कोई पॉलिसी से लेना देना या परफॉर्मेंस से लेना देना है? अगर आप इस तरह देखिए कि रुपए की असल कदर क्या है, उसको हम टेक्निकली अगर आप इजाजत दें तो कह रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जी, ये क्या है पाकिस्तान का। पिछले महीने के एंड तक, अक्टूबर के एंड तक, हमारा रुपया अपने असली कदर से 6% कम हो चुका था। अच्छा। यानी कि गिरावट में हद से ज्यादा इजाफा हो गया था। अब 3% उसमें बेहतरी आई। अब देखिए बाकी 3% भी हो जाएं तो फिर हम कह सकेंगे कि रुपए की कदर इस वक्त मुनासिब लेवल पे है। मगर बात यह है कि देखिए जब आपके यहाँ अफरात-ए-ज़र की रफ्तार बाकी दुनिया से ज्यादा होती है तो रुपए की कदर में कमी आती है। एक और चीज कह दूं कि एक आप सवाल ये भी कर सकते थे कि 40 से 45% रुपए की कदर में गिरावट के बावजूद आपके एक्सपोर्ट्स में क्यों इतना इजाफा नहीं हुआ जी। ये बहुत अहम सवाल है जी। और उसका जवाब ये हो सकता है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में अब बहुत से इनपुट्स, जिसमें सबसे बड़ा इनपुट कपास है, वो बाहर से आता है। तो जब रुपए की कदर गिरती है तो आपकी इनपुट कॉस्ट्स में इजाफा हो जाता है, तो आपकी कंपेटिटिवनेस में कोई खास इजाफा रुपए के गिरने से नहीं हो रहा है। इसलिए कि टेक्सटाइल सेक्टर के बेशुमार इनपुट्स आप बाहर से मंगवा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और अलबत्ता रुपए की कदर गिरने से 2020-21 तक हमारे दरामदाद में जरूर उसमें इजाफे की रफ्तार कम हुई थी। ठीक। अच्छा पाशा साहब, ये जो रुपए की कदर में कमी होगी या अफरात-ए-ज़र का बढ़ना, आलमी मंडी की कीमतें बढ़ना, इससे एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी परचेजिंग पावर पे भी असर पड़ता है और लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से ज्यादा नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। इस वक्त गुर्बत की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? कितने लोग जो हैं पिछले अगर हम कहें कि 1 साल में वो गुर्बत की लकीर से ज्यादा नीचे गए हैं? देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक बहुत अहम आदाद शुमार पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हम रिलीफ जो है 2 करोड़ घरानों को पहुंचाएंगे। इसके माने ये है कि 2 करोड़ घराने जो हैं वो तकरीबन गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके माने ये है कि हमारी हुकूमत की अपनी थिंकिंग ये है, इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ 50 लाख घराने तकरीबन हैं। ठीक। आपने कहा है कि हम 2 करोड़ घरानों को पैसे देंगे, सपोर्ट देंगे और 30% जो कीमतें हैं वो कम करेंगे बेसिक चीजों पर। तो उसके माने ये कि गुर्बत का जो शुमार है और जो लेवल है वो 50% से ज्यादा हो चुका है। हुकूमत के लिहाज से तारीख में कभी इतने ऊंचे लेवल पर गुर्बत हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल से नहीं थी। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब को। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुल्क की माशी सूरत हाल का हमने जायजा लिया, आपके सामने रखा। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल जिस जानिब जा चुकी है, हुकूमत को इक़्तिदार संभाले तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बेशतर जो हुकूमती उमूर हैं
वो अभी तक ऐसा लग रहा है कि संभल नहीं पा रहे। माशी मैदान हो, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल हो, हुकूमती सतह पर हमें बद इंतजामी नजर आ रही है। अगर हाल की बात करें तो तहरीक लब्बैक के मामले को हुकूमत ने जिस तरह से हैंडल किया, वो मुल्की नहीं बल्कि आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बना। एक ऐसी तंजीम जिसको कुछ अरसा पहले कलअदम करार दिया गया, अभी ना सिर्फ उनसे खुफिया मुआहदा कर दिया गया बल्कि इस हवाले से तफसीलात मंजर आम पर ना लाकर मामले को और भी मशकूक बनाया गया। इस तमाम मामले में बजाहिर जीत जो है वो कलअदम टीएलपी और शिकस्त हुकूमत वक्त की नजर आई। यही नहीं, इस तमाम मामले पर हुकूमत के अंदर जो कंफ्यूजन और जो बयानिए दो नजर आए, एक वजीर भारतीय फंडिंग की बात कर रहा है, दूसरा ऐसे किसी तासुर को रद्द कर रहा है। फिर हुकूमत जिस तरह से इस मामले पर बात करने से ना सिर्फ अपने वज़रा को उन्होंने मना किया बल्कि मीडिया को भी बाज रहने को कहा। इसने हुकूमती रेट और हुकूमत की जो कैपेसिटी है, काबिलियत है, उस पर सवाल खड़े किए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के दौरान मौजूदा अपोजिशन का किरदार मजबूत रहा, जिसने 2017 में अपोजिशन जमात जिस तरह उस वक्त की तहरीक इंसाफ थी, उस वक्त उस नाजुक सूरत हाल पर जिस तरह पीटीआई ने सियासत की, मौजूदा अपोजिशन को यह दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसे नहीं की। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत की बौखलाहट ने कई सवालात को जन्म दिया जिनके जवाबात बहुत जरूरी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सीनियर साफी और तजियाकार उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से टीएलपी वाले मामले को गवर्नमेंट ने हैंडल किया, पहले उन्होंने कहा शिद्दत पसंद है, इंडियन फंडिंग है, पूरा वो आपके सामने, और उसके बाद अचानक ऐसा मुआहदा किया जो कि खुफिया रखा गया और काफी तनकीद हो रही है कि आपने कैसे उन लोगों को छोड़ दिया जो पुलिस के शुहदा हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो बार के लोगों में एक रिजर्टमेंट है जो जिस तरह से इसको हैंडल किया। अब क्या आप समझते हैं कि ये मामला यहाँ पे रुक जाएगा या जितनी सबकी हुकूमत हुई है ये सबकी मजीद बढ़ती जाएगी इस मामले? अदल देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, और जिस तरह कंफ्यूजन थी, जिस तरह शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान एक पिंग पोंग हो रही थी, एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए थे। आज भी आप देख लीजिए, ट्विटर पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी सियासी इत्तेहाद करेगा टीएलपी के साथ तो वो मुल्क जो है उससे आइसोलेशन हो जाएगी, उससे इंटरनेशनली। तो फवाद चौधरी साहब ने एक हार्श स्टांस लिया हुआ है, आप वजीर इत्तलात हैं। फिर उसके बाद वजीर खारजा उस मुआहदे में के ऐलान में बैठे हुए हैं। किस तरह बैठे हुए हैं वजीर खारजा? आप किस तरह वो इमेज जाएगा कि आप जो है वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, उनके मायदे का अनाउंस कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप अमेरिका के साथ डील करेंगे, उसके साथ ही आप अफगानिस्तान की सिचुएशन पे यूरोपियन ममालिक से डिस्कशन करेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सेटबैक न सिर्फ हुकूमत को है तहरीक लब्बैक से मुआहदा करने पे, बल्कि ये रियासत को सेटबैक है। आदिल, आपको पता है कि माजी के अंदर शिकई एग्रीमेंट से लेके, कमांडर नेक मोहम्मद से लेके, हाफिज गुल बहादुर से लेके, सूफी मोहम्मद से लेके, कौन सा ऐसा मुआहदा है जो इंतहा पसंदों के साथ कामयाब हुआ है? अब मुझे बता दें, रियासती इदारे भी इस मुआहदों में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, उनको भी ये सबक सीखना चाहिए, और हमारी हुकूमत को भी, कि जब आप इंतहा पसंदों से मुआहदा करते हैं तो इंतहा पसंद ग्रोह को, जत्थों को, और अस्करियत पसंद ग्रोह जो उस वक्त आपके मद्दे मुकाबिल नहीं होते, कहीं और होते हैं, उनको तकवीत मिलती है, वो ताकतवर होते हैं, और माशरे के अंदर इंतहा पसंदी को फरोग मिलता है। ये कैसे आप फैटफ से मुकाबला करेंगे? फैटफ से, ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए कैसे आप इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्निशन दिलाएंगे? किस तरीके से आप स्केप गोटिंग से बचेंगे जो अमेरिका आप पे करने वाला है और कर रहा है, कि अफगानिस्तान का सारा मलबा आपके सर पे गिरा दे कि जी उनकी फेलियर्स नहीं है, ये पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। इट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड। लेकिन जब आप इस तरह के स्टेप लेंगे, इस तरह के इमेजेस जाएंगे, आदिल, किस तरह है कि अब तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तक वजीराबाद में मैंने बात की है, बैठे हुए पार्क में चनाब का पुल बंद है। ये अगर हमें यरगमाल बनाएंगे तो आप मुझे बताइए कि रियासत को यरगमाल बनाना है, अवाम को यरगमाल बनाना है। मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने इनके साथ मुआहिदा, ये अव्वल तो लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता आदिल, ये तो अपने मुतालबात लेकर आएंगे। कितने अपसेट मुतालबा है कि जी फ्रांसीसी सफीर को निकाल दे, और फिर मुनीब जो मुफ्ती मुनीब साहब है वो हमें और आपको बता रहे हैं कि जी मीडिया ने गलत फहमी फैलाई है, कोई इस तरह का मुतालबा नहीं है। आप अंदाजा लगाएं
कि इतनी कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 21वीं सदी में नहीं है, 19वीं सदी के अंदर बैठे हुए हैं हम सारे लोग। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, उनकी कंफ्यूजन आवाम के सामने आई है और खासतौर पे रियासत को ये सेटबैक है जो इमेजेस बाहर गए हैं इस इंतहा पसंद ग्रोह की यरगमाल बनाना माशरे को। ठीक है, अच्छा ओएसएफ बड़ी तफसील से आपने ये बताया, लेकिन अच्छा इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फिर अगर 2 हफ्ते पीछे चले जाएं जिस तरह से अहम तैनातियों की नोटिफिकेशन को हैंडल किया गया, क्या इस सारे सिनारियों में इमरान खान के लिए आइंदा 2 से 3 माह में इस रिजीम के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे और क्या उस चैलेंजेस के नतीजे में कोई इन हाउस तब्दीली, कोई इस किस्म की चीज भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी? आदिल, जो मुझे लगता है कि जो नोटिफिकेशन का कजिया है, जिस तरह उसको तनाज़ा बनाया है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इन्हीं के दौर के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की जब तैनाती हुई थी आईसी के ISI के सरबराही के जब फराइज उन्हें सौंपे गए थे, उस वक्त कौन सी समरी हुई थी, कौन सा इंटरव्यू हुआ था, उसी में आप देख लीजिए कि जब जनरल फैज हमीद साहब की तैनाती हुई, तकर्रुर हुई, तो उस वक्त कौन सा वजीर आजम हाउस ने इस तरह तनाज़ा बनाया। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की है और ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर माजी के अंदर फौजी इंटरवेंशन रही हैं और एक परसेप्शन है, गलत या सही, कि यहाँ पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी सियासी बालादस्ती को कायम रहने नहीं देती। ऐसे में इमरान खान साहब और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप नजर आ रही थी, सेम पेज का मंत्रा था, वो सब कुछ काफी बिखर गया है, एस्टैब्लिशमेंट की साख को नुकसान भी पहुंचा है। और मुझे ऐसा लगता है आदिल साहब कि अब वो मामलात या वो कंधे जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीएम हाउस की तरफ आते थे, चाहे वो गवर्नेंस का मसला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मसला हो, चाहे वो सियासी बैसाखी इन्हें चाहिए हो, क्योंकि इनकी तो विफाक के अंदर इक़्तिदार तो बिल्कुल महीन धागे की तरह अटका हुआ है और इनकी हुकूमत लटकी हुई है। तो इनको जितनी पावर मिली थी, जितनी सपोर्ट मिली थी, वो मैं समझता हूं कि अब एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक परसेप्शन जरूर है जो हमें तासुर मिलता है कि जो आपने कंधे दिए, खाम में अपने ऊपर बोझ भी लिया, अपनी साख को नुकसान भी पहुंचाया और पूरी सियासी जमातें जो है वो आपके खिलाफ भी हो गई और आपके खिलाफ बातें भी करने लगी। तो एस्टैब्लिशमेंट आने वाले दिनों के अंदर मैं नहीं समझता कि उसी तरीके से जो है वो साथ देगा और इनको बिला जरूरत साथ नहीं देगा, सिक्योरिटी मामलात में बिल्कुल साथ होगा। ठीक, अच्छा ओएसएफ ये बताइए कि सियासी मंजरनामा मुल्क का वो किस जानिब आपको जाता दिख रहा है? पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है और वो इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर उसे देखा जाए। नून लीग की सियासत जो है वो अभी तक हवा में मुअल्लिक नजर आ रही है, वो 2 बयानिए अभी तक वो एक नहीं हुए। तो ये मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, ओपोजिशन, ये किस किस्म की सियासत करेंगे आपके ख्याल में 3 से 6 माह में? आदिल, मुझे लगता है कि जो काम अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम नहीं कर सका और बिखर गया था एएनपी और पीपल्स पार्टी के निकल जाने की वजह से, वो चाहते थे असल में कि एक दरार, एक वेज क्रिएट करे बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान। वो मैं समझता हूं कि अपोजिशन जमातों ने एक बड़ा रिलीफ लिया होगा और उन्होंने अपनी एक अंदर कमरों में, ड्राइंग रूम के अंदर शादियाने मचाए होंगे कि इस जो ISI की सरबराही की तैनाती है तकरीरी पे एक तनाज़ा खड़ा किया हुकूमत ने बिला वजह, और वो जो एक तनाव की सूरत हाल है वो समझते हैं अपोजिशन जमातें कि उन्हें कहीं ना कहीं एक स्पेस मिली है जो माजी में नहीं मिल सकी थी। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ गया सियासत पे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है आदिल के मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको फिलफौर जो है वो खतरा हो जाएगा और गिर जाएगी। इत्तेहादी भी और अपोजिशन जमातें भी, अब वो इमरान खान साहब की हुकूमत का जो वजन है और जो तराजू में जो एक तरह से झुकाव या ऊपर की तरफ गया है पलड़ा, उसको भाप रहे हैं और 2023 के इंतखाबात की सब बंदियों के बारे में कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी गठजोड़ जो कर रही है, मजबूत हो रही है, तो वो बैक चैनल
पॉलिटिक्स से हो रही है, वो सामने कोई नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं कर रही। जरदारी साहब ने बहुत पहले भाप लिया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और अगर फ्यूचर में इमरान खान साहब का कोई तनाजा खड़ा होता है, इमरान खान साहब गवर्नेंस के मसाइल के नीचे दबते हैं, उनकी हुकूमत और माशी मसाइल उनका घेराव करते हैं, तो वो अपनी पार्टी को सामने रखते हैं कि जी ये एक अल्टरनेट हो सकता है। वैसे तौहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात है। वेलकम बैक नाज़रीन। आला तालीमी कमीशन या HEC के तहत मरी में मुनक़िदा 3 रोज़ा वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस ने HEC की जानिब से जारी करदा जो नई PhD और अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी है 2020, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अक्सरियत राय से मुस्तरद कर दिया और इसके फौरी इतलाक की बजाय बाज नुकात को पॉलिसी से निकालने की सिफारिश भी की है। मुल्क की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने इन 2 पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया और HEC को यकतरफा पॉलिसी साजी पर शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना भी बनाया। HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता इकराम ने पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद इसे दोबारा कमीशन के इजलास में पेश करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद इम्कान ये पैदा हो गया है कि मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज आइंदा तालीमी सेशन 2022 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इतलाक ना करें और दाखिले जो है वो पुराने और रिवायती तरीक़ेकार के मुताबिक दिए जाए, क्योंकि HEC पहले ही इस पॉलिसी को जुलाई 2022 तक नाफिज ना करने का इंदिया दे चुकी है। दूसरी जानिब एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान ने अपने एलामिया में यह कहा है कि हमने दिसंबर 2020 में इस पॉलिसी पर एतराज किया था, लेकिन HEC ने हमारी बात पर तवज्जो न दी और अब मरी के इजलास में HEC की दोनों पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया गया और इस सिलसिले में पॉलिसी के खिलाफ मुतफिका करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इसमें दाखिले के लिए एक मरकजी निजाम की तजवीज दी गई थी, यानी 1 साल तलबा जो है वो जर्नल मजामीन पढ़ेंगे और फिर यूनिवर्सिटी ये फैसला करेगी कि किस डिग्री के लिए किसको कौन सा शुबा दिया जाए। इसके साथ साथ इंटर्नशिप को लाजमी करार दिया गया है, जिस पर दूर दराज के जो इलाके हैं उनके वाइस चांसलर्स ने कहा कि उनके लिए शायद ये मुमकिन ना होगा। उसी के साथ PhD की पॉलिसी को भी आड़े हाथों लिया गया। इजलास में सबसे पहले तो 16 साल डिग्रियों के बाद PhD की इजाजत और किसी एक प्रोग्राम में डिग्री का हामिल स्कॉलर जो है वो किसी भी दूसरी डिग्री में PhD कर सकता है। वाइस चांसलर ने सवाल ये किया कि उन्हें बताया जाए कि पुरानी पॉलिसी में खराबी क्या थी। अब इजलास में शरीक बाज निजी जामियात का ख्याल ये था कि इन दोनों पॉलिसीज के लिए ना तो स्टेक होल्डर से राय ली गई, ना जमीनी हकायक देखे गए, ना ही फैकल्टी की तरबियत का जो है कोई इंतजाम किया गया। अब वाइस चांसलर्स की जानिब से पॉलिसी पर उठाए गए एतराजात की तस्दीक करते हुए HEC ने हमें यह बताया कि मजमूई तौर पर अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी पर 7 जबकि PhD पॉलिसी पर 6 ऐसे एतराजात आए हैं, जिससे HEC ने भी इत्तेफाक किया और पॉलिसी को दोबारा कमीशन में पेश किया जाएगा। इस मामले पर तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि वजह क्या है कि तमाम वाइस चांसलर्स ने इन दोनों पॉलिसीज को जो है वो मुस्तरद कर दिया। आदिल, इसकी सबसे जो बड़ी और बुनियादी वजह है उसमें HEC ने बहुत ही इंतहाई मुख्तलिफ से सारे पॉलिसी को लिया, चाहे पॉलिसी थी और जो पिछले चेयरमैन थे HEC के तारिक बनोरी साहब, तो उनको एक तरह से डिक्टेटर भी समझा जाता था कि बहुत ज्यादा एकतरफा तौर पे ना सिर्फ HEC की जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है उसमें चीजों को एकतरफा तौर पे लेके जाते थे, पुश करते थे और प्रेशराइज करते थे उस मेंबर्स को भी और इसी तरह जो वाइस चांसलर होते थे अगर कोई आवाज उठाते थे तो उनको दबा देते थे और उनको मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज करते थे। तो एक तरीके से उन्होंने ये HEC की गवर्निंग बॉडी से ये अप्रूव करवा ली पॉलिसी, लेकिन उसके बाद जब वाइस चांसलर्स कमेटी की अभी वीकेंड पे मीटिंग हुई उसमें ये सारी पॉलिसी जब पेश हुई तो अंडर ग्रेजुएट और PhD की पॉलिसी को एक किस्म में उड़ा के रख दिया तमाम VCs ने और उन्होंने कहा कि ना तो हमसे उस तरीके से कंसल्ट किया गया जिस तरह करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स ने बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद की कि इस किस्म की पॉलिसी जो है एक तरफा तौर पर HEC हम पे नाफिज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोनॉमी है कुछ यूनिवर्सिटीज की, तमाम यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तार है, तो आप मुसल्लत नहीं कर सकते इस तरह की पॉलिसी जो आपने खुद बनाई है और हमसे पूछे बगैर आप उसको हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। अच्छा, ये अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी को भी मुस्तरद किया गया और PhD पॉलिसी को भी मुस्तरद किया गया तमाम वाइस चांसलर्स की जानिब से, क्या वजूहात थी इसकी? अच्छा आदिल, अगर हम पहले आए अंडर ग्रेड पॉलिसी की तरफ तो उसमें सबसे
जो सबसे बड़ा मसला था और वो बड़ा हैरानकुन भी था कि अमेरिका और शायद चंद ममालिक में इस पॉलिसी को अपनाया जाता है। ये तारिक बनोरी का कहना था कि जब अंडर ग्रेजुएट जो बीएस का प्रोग्राम होता है 4 साल, उसमें जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो 2 सेमेस्टर यानी 1 साल तक उनको कोई सब्जेक्ट नहीं उस तरह दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई मैथ्स कम्युनिकेशन करना चाहता है या वो एमबीए करना चाहता है या वो बीबीए करना चाहता है तो 1 साल तक जो है उसको किसी किस्म का कोई सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। 1 साल के बाद उस जो एवेल्युएशन एक होगी वो होगी और उसके बाद यूनिवर्सिटी ये फैसला करेगी कि किसका झुकाव किस तरफ है। तो किसी को मैथ्स कम्युनिकेशन, किसी को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज और उन जगहों पे ले जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम वाइस चांसलर ने कहा ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं चल सकता, इस किस्म की कोई रिवायत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम हमारे यहाँ उस तरह के डेवलप नहीं है जो पाकिस्तान में अपनाना चाहते हैं। दूसरा ये कहा गया कि चाहे वो स्कर्दू की, चाहे वो सिंध की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो किसी भी मुल्क के किसी हिस्से की हो, इंटर्नशिप लाजमी है, 6 से 8 हफ्तों की एक इंटर्नशिप। तो सियालकोट यूनिवर्सिटी के वीसी और कराची यूनिवर्सिटी के वीसी ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी हैं, लेकिन खवातीन के और इस तरह के जो इंटर्नशिप के मामलात हैं वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम 600-700-500 बच्चों को एक ही दफा जो है हम एक सेमेस्टर में जो है वो लेके जाएं और उनको इंटर्नशिप वगैरह करवाएं। और दूसरा जो एक और अंडरग्रेड का इशू था वो था कि सब्जेक्ट्स का इशू, कि जो सब्जेक्ट्स थे जो स्पेशलाइज थे और उन सब्जेक्ट्स की जो तादाद कम थी, जो जनरलाइज सब्जेक्ट थे वो बहुत ज्यादा थे। तो इस वजह से तमाम वीसीज ने 170 प्लस जो वीसीज थे उन्होंने मुस्तकिल तौर पर अंडरग्रेड पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। और इसी तरह पीएचडी पॉलिसी को भी मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें एक ये भी उसकी क्या वजह थी, क्यों मुस्तरद किया गया उसे? जी बिल्कुल, पीएचडी पॉलिसी में एक तो सबसे बड़ा जो मसला था, अगेन तारिक बनोरी साहब जो एक्स एचईसी चेयरमैन थे उन्होंने इस चीज को मुतारिफ करवाया कि 16 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जिस तरह अमेरिका और यूरोप में होता है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन शायद उस तरह नहीं है, तो बीएस के बाद या जो मास्टर्स करने के बाद या एमफिल वगैरह जो कर लें तो डायरेक्ट पीएचडी की तरफ आप अगर लेके जाते हैं, यानी बीएस प्रोग्राम की पे खास तौर पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये शायद पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अभी शायद उस सतह पर नहीं पहुंचा। बीएस का प्रोग्राम कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ था, तो अचानक इस तरह की चीज इम्पोज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और एक और बड़ा मसला था कि एक बंदे ने अगर बॉटनी में मास्टर्स किया हुआ है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो वो आगे उसमें जो पीएचडी करना चाहे तो वो बीएस में अगर उसने बॉटनी पढ़ी है तो पीएचडी अगर वो करना चाहे वो केमिस्ट्री में भी कर सकता है। बल्कि कुछ जगहों पे भी वाइस चांसलर ने ये कहा, ऐसा लगता है कि किसी बंदे ने अगर इस्लामियात में किया है तो वो इंग्लिश में भी कर सकता है, क्योंकि एचईसी ने कहीं एक पॉलिसी में मेंशन नहीं किया कि रेलेवेंट प्रोग्राम में वो एडमिशन ले सकता है। और तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। और फिर फॉरेन एवेल्युएशन भी बहुत बड़ा मसला था कि बाहर से जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं उनसे इवेल्युएशन करवानी होती थी पहले पीएचडी की डिग्री की, तो ये इन्होंने एचईसी ने खत्म कर दी थी, जिसपे वीसीज ने कहा कि शायद इस पे बहुत ज्यादा लिटिगेशन भी हो सकती है। कुछ तलबा ये कह सकते हैं कि मेरी बाहर से आपने इवेल्युएशन करवाई है पीएचडी की डिग्री की, लेकिन पाकिस्तान से कुछ लोगों की करवाई गई है तो मेरी क्यों नहीं करवाई, और इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो इस चीज को भी तो फिलहाल फिर ये स्टेटस को है कि मुस्तरद कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।